हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इसका कई जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। और इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल हर जगह इक्वल होना चाहिए, कुछ ऐसा लग रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो। तो हम लिख देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसे लिखेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? क्या हुए? ओके, सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिखेंगे अ सरफेस at which the value of electric potential, ठीक है, the value of electric potential at each and every point is equal। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, जहां कैपिटल क्यू हमारा सोर्स चार्ज है और आर उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस है। अब देखिए, अगर आप किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू अगर आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपको कैपिटल क्यू है ये भी तो एक कांस्टेंट हो गया है ना। तो यानी कि ये टर्म तो पहले से कांस्टेंट है, ये टर्म भी आपका कांस्टेंट हो गया है। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक चीज तो आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें या सिंपली पोटेंशियल लिखें, एक ही मतलब। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए, यानी हमें अगर एक ऐसा सरफेस मिले जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, उस सरफेस को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब हमने कंसीडर किया है पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से, तो वो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर एक ही चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल देखिए, उस चार्ज, वो चार्ज तो कांस्टेंट है, तो ये चार्ज आपका कांस्टेंट हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही कांस्टेंट है, यानी ये जो पोटेंशियल V है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ R के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि V डिपेंड्स ओनली ऑन स्मॉल r। तो किसी तरीके से अगर इस स्मॉल r को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब मुझे इमेजिन करना है एक ऐसा सरफेस जिसके सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट है जहां पर कि कैपिटल क्यू चार्ज हमने रख दिया है। अब इस पॉइंट से मुझे एक ऐसा सरफेस इमेजिन करना है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए आर की वैल्यू सेम हो। अगर आर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी तो आर भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा V आपका कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में। क्लियर है? तो एक ऐसा सरफेस आपको मिल रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज को अगर मैं सेंटर पर रख दूं और वहां से अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें,
तो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट की दूरी सेंटर से इक्वल फिक्स्ड है, रेडियस के बराबर है। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस मुझे मिल रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें, कितना मिलेगा आपको? 1/4πε0 कैपिटल क्यू की वजह से, इसलिए कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस जो आर है। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, ए पॉइंट था, वैसे अगर बी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम वैल्यू मिलेगी, सी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम वैल्यू मिलेगी, डी पॉइंट पर भी सेम वैल्यू, ई पॉइंट पर भी सेम वैल्यू। इनफैक्ट जितने भी पॉइंट इस स्फीयर पर हैं, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया कि एक स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर पर हम चार्ज को रख रहे हैं, वो स्फेरिकल सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अच्छा, एक और स्फीयर अगर हम ड्रॉ कर लें, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये स्फीयर भी आपका इक्विपोटेंशियल है, लेकिन क्या ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के साथ इक्विपोटेंशियल है? नहीं। इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, और दूसरे बड़े वाले स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी। क्यों? भाई देखो, 1/4πε0 तो दोनों स्फीयर के लिए सेम है, कैपिटल क्यू भी दोनों स्फीयर के लिए सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है कैपिटल क्यू से स्मॉल आर, ये छोटे वाले स्फीयर के लिए कम है, इसलिए इसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। बड़े वाले स्फीयर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए पोटेंशियल कम होना चाहिए। यानी कि आप जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो पोटेंशियल है इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, हाँ, लेकिन ये छोटे वाले स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। उसी तरीके से बड़े वाले स्फीयर के हर एक पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, लेकिन छोटे वाले स्फीयर के पोटेंशियल से अलग है। क्लियर है बात? इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा, अब एक दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर, वो भी आप जरा समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होता। ये पहला पॉइंट है कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिया गया है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, जैसे सपोज करो कि मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं आपको दे रहा हूं, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको किसी चार्ज को उठाकर लेकर जाना है। सपोज करें ऐसे कि एक स्मॉल क्यू चार्ज है आपका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो कि आपने ए पॉइंट पर प्लेस कर रखा है, और ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ए पॉइंट से इस स्मॉल क्यू चार्ज को उठाकर आपको बी पॉइंट तक लेकर जाना है। उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये जरा समझते हैं। देखिए, कैसा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है, तो ऐसा करने के लिए आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जैसा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पर भी होगा। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0, वर्क हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना मिलेगा? 0। यानी आपको कोई वर्क नहीं करना है। तो पहला पॉइंट हो गया कि नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। नो वर्क is required to be done in moving, ठीक है, in moving a test charge, in moving a test charge from one point to another on इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसीलिए है बिकॉज जो वर्क है वो आपका होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल बराबर होते हैं,
इसीलिए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जीरो होते हैं। और जब ये जीरो होगा तो वर्क डन भी आपका जीरो इंटू टेस्ट चार्ज जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को मूव करने में आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्क हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज है। और चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों पॉइंट जो है इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी हमारा जीरो के बराबर आएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख लें, वीडियो पॉज करके अपनी लैंग्वेज में आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर ये पॉइंट बताऊंगा, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ईच पॉइंट इज रेडियल, at each point is radial। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन में है। जैसे अगर सपोज करें कि इस पॉइंट की बात करें, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियल आउटवर्ड होगा, या फिर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा 90 डिग्री रेडियस के अलोंग डायरेक्शन होगा, और कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, और यहां पर ये रेडियल डायरेक्शन है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तब ये रेडियस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बना रहा है ना। तब उस केस में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो कि हो जाएगा E cos थीटा, है ना, अगर ये E है तो E cos थीटा, और एक टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्शन आएगा वो हो जाएगा E sin थीटा। अगर ऐसा होगा तो आप देखिए टेंजेंट किस डायरेक्शन में होता है, सरफेस के अलोंग होता है ना। अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ना होकर रेडियल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आपका टेंजेंट के अलोंग होगा, यानी सरफेस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, यानी सरफेस के अलोंग जब आप चार्ज को मूव करेंगे, तब चूंकि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए सरफेस के अलोंग चार्ज को मूव करने पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा आपको। जब आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा चार्ज को मूव करने पे। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो हमें कोई वर्क नहीं करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा assumption गलत है, यानी कोई एंगल इस तरीके का नहीं बनेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर यानी रेडियल डायरेक्शन में लाई करना चाहिए। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन होनी चाहिए। क्यों रेडियल डायरेक्शन होनी चाहिए भाई? अगर मान लो कि वो रेडियल डायरेक्शन ना होकर रेडियल डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल बनाए, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। तो ये जो सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट है E sin थीटा, ये तो सरफेस पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगाएगा। उस कंडीशन में अगर आपको इस चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तब आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। तो उस केस में आपका वर्क जीरो नहीं होगा। लेकिन हमने पहले पॉइंट पे देखा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वर्क हमारा जीरो है, इसलिए हमने जो ये अज्यूम किया है ये गलत है। और इसीलिए सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। एक और पॉइंट आप देख लीजिए, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। और ये एक पॉइंट है कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, no two equipotential surface
कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, no two equipotential surface can intersect each other, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस है जिसका पोटेंशियल सेम होता है। अब सपोज करो कि दो सरफेस हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं, भाई ये जो सरफेस है इसके पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है, ये जो सरफेस है इसके पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है। अब ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, इस पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यूज हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यू हो, या फिर इस पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यू हो? अगर इस पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यू है, ये पॉइंट हमारे पहले वाले स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, यानी इस पहले वाले स्फीयर पर भी दो अलग अलग वैल्यूज होनी चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला चूंकि ये होता है, तो एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना चाहें तो वो हमारा पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस r के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी तरीके से हम एक ऐसा सरफेस इमेजिन कर लें जिसके लिए चार्ज से इस स्मॉल r की दूरी हर एक पॉइंट के लिए सेम हो, तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। हमने देखा कि अगर हम सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज को रखते हैं, तब उसकी वजह से जो स्फीयर बनता है, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट की दूरी सेंटर से सेम होती है, यानी स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को किसी भी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए वर्क आपका जीरो होगा। और तो और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अगर रेडियल डायरेक्शन में नहीं हुई तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज को मूव करने पर आपको वर्क करना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कोई सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। और सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कब नहीं होगी? जब वो रेडियल डायरेक्शन में हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। चलिए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग देख रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस due to system of charges। ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पर रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो देखिए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, है ना। ये हमने देखा था अभी कि भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि जो छोटा वाला स्फीयर है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, फिर ये बीच वाला स्फीयर है इसके भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इन दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी। बाहर वाले में पोटेंशियल की वैल्यू और डिफरेंट होगी, लेकिन उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगी। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर बनाए तो भी एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमारा बनेगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ट होनी चाहिए। अब इसके बीच में बहुत सारे फील्ड लाइंस बना सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियल डायरेक्शन में है ना, और एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन रहा है, और कोई भी स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर।
चलिए ये तो सिंपली प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, ये सिंपली माइनस क्यू चार्ज की वजह से है ना। ये पहला केस हो गया आपका, ये दूसरा केस हो गया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तब कैसा बनेगा। अगर सपोज करें कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखना चाहिए, ये भी जरा समझिए आप। एक सिंगल चार्ज है तब तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक बन रहा है, इसमें भी कॉन्सेंट्रिक बन रहा है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक इस तरीके से बन रहा है कि सेंटर उसका चार्ज के ऊपर है। अभी का जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और वैसे ही इसकी वजह से इसके पीछे का देखिए आइडिया क्या है, ये भी समझिए आप। इसके पीछे का आइडिया क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रांग होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक नजदीक प्रेजेंट होते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कमजोर होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर तो आपका अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो जहां पर अट्रैक्शन होगा जाहिर सी बात है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो इसलिए यहां पर फील्ड लाइंस आपके ज्यादा नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, और दूर के रीजन में जो अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो दूर के रीजन में अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए यहां पर फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है, तो आप एक चीज नोट कर लेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। अच्छा, तो इसको आप इस तरीके से एक डायग्राम में ऐसे बना सकते हैं। पूरा इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से मैं आपको दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा देता हूं। दो पॉजिटिव चार्ज, सपोज करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक और पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से होगा। दो नेगेटिव चार्ज होगा तो भी ऐसा ही बनता है। ये एग्जाम में अगर पूछेगा आपको, एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में।
ठीक है, ये ऐसा बन रहा है। यहां पर क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, यहां पर रिपल्शन ज्यादा है इसलिए फील्ड यहां पर ज्यादा कमजोर है, यहां पर रिपल्शन कम है इसलिए यहां के कंपैरिजन में फील्ड यहां पर स्ट्रांग है। तो इस वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस नजदीक है और इस रीजन में दूर है। इसको आप इस तरीके से एक घेरा बना सकते हैं ऐसे करके, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस को आप ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सेंस ऑफ रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप चाहें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बना सकते हैं, सब कुछ सेम होगा, बस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने बनाया है ये बाहर की तरफ ना होकर इसका एरो अंदर की तरफ होगा, तब ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इसको नोट कर लीजिए, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा अपने। ठीक है, एक टॉपिक और हम लोग देखते हैं आज। ये हमारा है रिलेशन बिटवीन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है ये हम आज देखते हैं। ठीक है बच्चों, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, और एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ठीक इसके नीचे प्रेजेंट है इस तरीके से। ये इस तरीके से दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, कुछ इस तरीके से बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक हैं। ये ऊपर वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये इसके नीचे वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नीचे वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम लोग ए कह देते हैं और ऊपर वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम लोग बी कह देते हैं। ठीक है, इसको जरा और इधर शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हमारा सरफेस ए। अब सपोज करें कि ये जो नीचे वाला जो सरफेस है इधर से ऊपर की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये पोटेंशियल सरफेस सपोज करें कि इसके पोटेंशियल को मैं कह दे रहा हूं V और इसके पोटेंशियल को मैं कह दे रहा हूं V प्लस dV। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ किया, जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ए से सरफेस बी की तरफ है, यानी सरफेस ए से सरफेस बी की तरफ जब आप जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि डीवी जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, तभी तो वी में से ये हम लोग माइनस करेंगे ना इसको। डीवी एक्चुअली प्लस कर रहे हैं लेकिन डीवी खुद एक नेगेटिव नंबर है। ये अगर 3 है और अगर ये -0.5, 3 प्लस -0.5 क्या हो जाएगा 2.5। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, सरफेस ए और सरफेस बी, जहां सरफेस ए का पोटेंशियल V है और सरफेस B का पोटेंशियल V प्लस dV है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस A से सरफेस B की तरफ है, यानी कि dV जो हमारा है ये एक नेगेटिव नंबर है। dV कैसा नंबर है? dV इज अ नेगेटिव नंबर, dV इज अ नेगेटिव नंबर, है ना? अब समझिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग चार्ज को
हम लोगों को एक +1 कूलम चार्ज दिया गया है, उस +1 कूलम चार्ज को सरफेस ए से उठाकर और सरफेस बी के पॉइंट पी तक लेकर जाना है। ठीक है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक लेकर जाना है, और ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है, जो ओपी डिस्टेंस है, वो सपोज करें कि डीएल के बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है देखिए, आपको एक तो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक मूव करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ तो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, और अगर फोर्स लगेगा तब वो चार्ज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। लेकिन हमने क्या सीखा है कि हमें चार्ज को हमेशा कांस्टेंट स्पीड के साथ लेकर जाना है। तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तब आप नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, हल्का सा इलेक्ट्रिक फोर्स से कम लगाएंगे ताकि नेट फोर्स थोड़ा सा ऊपर रहे और धीरे 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 आप उसको ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो ऐसा करने के लिए आपने एक तो फोर्स लगाया है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, और एक तो आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मींस यू आर डूइंग सम वर्क। तो कितना वर्क हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये वर्क हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और फोर्स जो हमारा है, जो हमारा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ है, डीएल भी हमारा ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है, चाहे इसको हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम लाइन के अलोंग हैं, इसलिए cos थीटा हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इनटू डीएल। और एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? ये होता है इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q इनटू E के बराबर लिख सकते हैं। इतना वर्क आपने किया है, लेकिन आप कितने कूलम चार्ज को लेकर जा रहे हैं? जो आपका Q है, आप +1 कूलम चार्ज को लेकर जा रहे हैं। भाई पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो +1 कूलम चार्ज को ही मूव करते हैं ना, तो +1 कूलम चार्ज को हम यहां से यहां लेकर जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारा जो वर्क है वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्वल्स टू Q हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू E इंटू डीएल। ठीक है, और E इंटू डीएल हमारा किसके बराबर होगा? वर्क हमारा होता है इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टेस्ट चार्ज, होता है ना। सो एज अ रिजल्ट E इंटू डीएल हमारा हो गया इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल, यानी P पॉइंट और पोटेंशियल क्या है? V प्लस डीवी, B वाले सरफेस के ऊपर, माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या है? ये नीचे वाला सरफेस पे V, मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। तो ये V और V हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, E इंटू डीएल ये हमारा dV के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया dV बाई dl। dV हमारा क्या है? चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू V अपॉन L भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर dl को हम इधर भेज दें तो dV हमारा क्या हो जाएगा? E इंटू डीएल, और दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E इंटू डीएल। ये सारे रिलेशंस जो हैं आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, एक सरफेस A और दूसरा सरफेस B, और सरफेस A का पोटेंशियल V है, सरफेस B का पोटेंशियल V प्लस dV है। और हमने इन दोनों सरफेस को कुछ इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से है वो सरफेस A से सरफेस B की तरफ यानी ऊपर की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है, और हमें एक टास्क दिया गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आप एक +1 कूलम चार्ज को, आप एक +1 कूलम चार्ज को सरफेस A के पॉइंट O से उठाकर सरफेस B के पॉइंट P तक लेकर जाइए, और ये OP जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा dl के बराबर है।
तो +1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो वर्क हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो वर्क हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन के लॉन्ग है, इसलिए कॉस थीटा को हमने क्या मान लिया है, कॉस थीटा को हमने 1 मान लिया है। वैसे देखिए आपका फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो एक माइनस साइन आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये माइनस साइन यहां पुट भी करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस साइन अगर आप पुट भी करते हैं तो E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीएल आएगा। और नोटिस कीजिए कि डीवी पहले से ही एक नेगेटिव नंबर है, तो डीवी खुद एक नेगेटिव नंबर है और इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक पॉजिटिव नंबर निकल कर आएगा। क्लियर है बात? तो खैर ये नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। तो आपने यहां से यहां लेकर गए, उस दौरान आपने वर्क किया F एक्सटर्नल इंटू dl इंटू कॉस थीटा, और फोर्स होता है टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज जो हमारा यहाँ पर +1 कूलम है, इसकी जगह 1 रखेंगे तो -E dl आ जाएगा। और यही वर्क जो हमारा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में मल्टीप्लाइड बाय द टेस्ट चार्ज के बराबर होना चाहिए। फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दिया, इनिशियल पॉइंट पर लिख दिया, जो कैंसिल हुआ और फिर हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद कीजिए पहले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जब आप गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, एक स्फीयर की वजह से कि बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो वहां पर आपने उस स्फेरिकल शेल की वजह से देखा था, वही हम लोग देखना चाह रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल की वजह से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, और इस स्फेरिकल शेल पर थ्रू आउट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। केस 1 हमारा है कि P लाइज आउटसाइड स्फीयर, P लाइज आउटसाइड स्फीयर। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा क्या होना चाहिए, तो P पॉइंट पर, जैसे आपने देखा था कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होता है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ठीक उसी तरीके से है, मानो कि सारे के सारे चार्जेस को इस स्फीयर से हमने उठाकर और इसके सेंटर पर लाकर प्लेस कर दिया। ऐसा ही था ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से पोटेंशियल भी हमारा इसी तरीके से होगा। अगर इस स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर थ्रू आउट चार्जेस, सपोज करें प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर आप इसकी वजह से बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा ठीक उसी तरीके से होगा, मानो कि सारा का सारा चार्ज उठाकर हमने सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। सो पोटेंशियल एट एक्सटीरियर पॉइंट, potential at exterior point will be such as if the entire charge is concentrated at the सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। बाहर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, मानो कि इस सरफेस का जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और सेकेंड पॉइंट हमारा है केस 2, कि अगर P हमारा अंदर लाई कर रहा है, इफ P लाइज इनसाइड स्फीयर, अगर P हमारा स्फीयर के अंदर लाई करे, यानी अगर P पॉइंट हमारा यहां लाई करेगा, तब क्या होगा भाई, अंदर लाई करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 0 के बराबर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब कि फोर्स आपका 0 के बराबर है, और फोर्स अगर आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब कि वर्क डन आपका 0 के बराबर है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो फोर्स क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
कोई एक चार्ज को अगर आप अंदर घुमा रहे हैं तो चूंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स जीरो है तो वर्क जीरो। अब आपको जब वर्क जीरो करना पड़ रहा है तो वर्क हमारा क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इस चार्ज को अगर हम इधर भेज दें यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब हो गया कि इस केस में फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल दोनों बराबर होने चाहिए। यानी इस सरफेस के अंदर किसी भी दो पॉइंट को आप ले लें, उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यानी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो चूंकि अंदर के रीजन में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था कि जीरो के बराबर है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, तो अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो यानी किसी भी एक चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। और हमने पढ़ा था कि वर्क कब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, यानी अंदर के रीजन में इस केस में पोटेंशियल थ्रू आउट विल बी सेम। सो इन इंटीरियर रीजन, इन इंटीरियर ऑफ स्फीयर, और ये हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, याद रखिएगा, इन इंटीरियर ऑफ स्फीयर वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर potential at final, the potential will be constant, potential will be constant throughout the sphere। स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड विल हैव सेम वैल्यू। और इसकी कितनी वैल्यू होगी, और इसकी वही वैल्यू होगी जितने की इसकी कहां पे होनी चाहिए, स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, इंटीरियर जो है स्फीयर का, यहां कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है। और पोटेंशियल की वैल्यू अंदर के हर एक पॉइंट पर एग्जैक्टली वही है जो उसके सरफेस पर है। क्यों, सरफेस से जैसे ही आप अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाते हैं, इसलिए सरफेस से अंदर आने पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल है, तभी तो वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 300 न्यूटन, 300 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और कह रहा है कि 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है A 4,1, A पॉइंट है 4,1। दूसरा पॉइंट है B, ये 4,4, और तीसरा पॉइंट है C, ये -3,4। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक XY प्लेन है और इस XY प्लेन में नेगेटिव X एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 300 न्यूटन पर कूलम है मैग्नीट्यूड में। आपको इस प्लेन में 3 पॉइंट दे रखा है A, B और C, और क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के बीच में।
फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बी और सी पॉइंट के बीच में, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और सी पॉइंट के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक प्लेन है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, 300 न्यूटन पर कूलम मैग्नीट्यूड का, और आपको 3 पॉइंट दे रखा है। इन 3 पॉइंट में पहले ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, फिर बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, फिर ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला पॉइंट हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये होता है ना फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए और बी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ए और बी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, और याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यानी कि ए बी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। समझ रहे इस बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये, तो यानी कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, तभी तो उसके नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इस पॉइंट के अलोंग तो नहीं होगा, तो किसी चार्ज को यहां से यहां मूव करने में आपको वर्क 0 करना पड़ेगा, यानी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दोनों पॉइंट और पोटेंशियल सेम। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपको फाइंड करना है पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? याद करिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 300 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, और लेंथ क्या है? 4 से ये 4,4 है, ये -3,4 है। वाई एक्सिस पर तो पॉइंट सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। देखिए 4 से आप 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, 7 यूनिट चल रहे हैं। 4 से 3, 1, फिर 3 से 2, 2, 2 से 1, 3, 3 से 0, 4 यूनिट, फिर 4 से -1, 5 यूनिट, -1 से -2, 6 यूनिट, और -2 से -3, 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट का डिफरेंस है। ये आपका हो जाएगा 2100 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बी और सी के बीच में। और फिर थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट अच्छा है, इसको समझिएगा, ठीक है, कि आपको फाइंड करना है पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ये कितना होगा? ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल आपको निकालना है, वो कह रहा है। ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? देखिए पोटेंशियल ए और सी पॉइंट के बीच में मैं कह रहा हूं कि ये बी और सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। क्यों? देखिए ए और बी पॉइंट दोनों तो सेम पोटेंशियल पर है ना, तो जब दोनों सेम पोटेंशियल पर है तब सी पॉइंट का पोटेंशियल आप बी से मेजर करें या सी पॉइंट का पोटेंशियल आप ए से मेजर करें, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे इस बात को? सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सी और ए पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? समझिए पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी पॉइंट के बीच में ये आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट सी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, यही लिखेंगे ना। और इसे मैं लिख दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट सी माइनस जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल बी पॉइंट पर भी है, यानी कि वी बी सी के बराबर हो गया ये, है ना। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? वी बी सी हमारा आ गया 2100 वोल्ट, तो ये भी 2100 वोल्ट होगा वी ए सी। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा, ये गलती मत करिएगा। यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को निकालने की जरूरत नहीं है कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेकर डिस्प्लेसमेंट निकालना, गलत हो जाएगा। सी और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है सी और ए पॉइंट के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे लाई करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको।
चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पोटेंशियल इन रीजन around point -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, इज v इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है, इतना वोल्ट दे रखा है पोटेंशियल। तो कह रहा है कैलकुलेट 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। कैलकुलेट 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा हम लोग ट्राई करते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर पोटेंशियल इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो पोटेंशियल हमारा है वो इतना गिवन है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, dv बाई dl, है ना, होगा। अब कह रहे हैं कि आपको कंपोनेंट फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पहले हम लोग x कंपोनेंट फाइंड करते हैं। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसे हम लोग ex कहेंगे। तो x कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv बाई dx। भाई जब आप x कंपोनेंट का फाइंड कर रहे हैं तब जो लेंथ है वो आप x एक्सिस के लॉन्ग ही मेजर करेंगे ना, तो dl की जगह हम लोग dx लिखेंगे। और अब इसको जरा करके देखिए तो d बाई dx और v की जगह हम लिख दे रहे हैं 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब चूंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, जिस चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वही तो आपका वेरिएबल होगा, बाकी चीजें तो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये दो टर्म तो आपके यहां पर कांस्टेंट हो गए, इनका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब चूंकि ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20x हो जाएगा। ये आपका ex निकल कर आ गया, है ना बच्चों। उसी तरीके से आप y कंपोनेंट निकाल लीजिए। y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ey, और ये क्या हो जाएगा ey इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा dv अपॉन dy, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं इसलिए लेंथ भी आप y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, तो dl की जगह हम dy लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा d अपॉन dy ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए x और z आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस d बाई डी वाई ऑफ ये सारा कांस्टेंट 10x स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल आपका 0 हो जाएगा, तो ये d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y और 5 पहले से तो हो जाएगा 10y। ये y कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल कर आ गया, ठीक है। और वैसे ही अब आपको z कंपोनेंट निकालना है। z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग Ez कह रहे हैं, ठीक है, Ez कहते हैं। क्या होगा जरा Ez देखते हैं। Ez हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा,
DE अपॉन DZ, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी DV अपॉन DZ, तो D अपॉन DZ ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब देखिए जो कि z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए x और y आपका कांस्टेंट होगा, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा d अपॉन dz ऑफ जो पूरा कांस्टेंट है, फिर एक माइनस साइन है, फिर 3 है, और फिर है d अपॉन dz ऑफ z स्क्वायर। ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, Ez आपका आ गया इक्वल्स टू माइनस 6z। ठीक है, अब एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए कि आपको x, y और z कोऑर्डिनेट दे रखा है। x कोऑर्डिनेट क्या है? -1, तो यहां पर x की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो 20 इंटू -1, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका -20 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा x कोऑर्डिनेट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। y कोऑर्डिनेट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 10 इंटू y कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और z के अलोंग 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 3, यानी कि -18 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ना? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग लगाकर ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, आई होप आपने पॉज करके इसको नोट कर लिए हैं। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर रेस्ट देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, वो सीखेंगे, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां तक के लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से थॉरली 3 बार 4 बार 5 बार आप पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, एसएल के बुक से कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से लगा लीजिएगा कुछ क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।